नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिटफा एकेडमी में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज मैं आप लोगों को गांधी युग जो 1915 से 1947 ईस्वी तक चलती है, मानी जाती है, तो उसमें जो है सो हम लोग पढ़े हैं कि महात्मा गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, यानी कि उनका क्या क्या योगदान रहा था। तो आज उसी टॉपिक का, उसी चैप्टर का अगला टॉपिक हम लेके आए हैं, वो है आपका रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट भारतीय इतिहास का काला कानून माना जाता है। सबसे खराब कानून रॉयलेट एक्ट को ही माना गया है। यह 1919 ईस्वी में लागू हुई थी और इस रॉयलेट एक्ट का नियम था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील। मतलब इसमें अगर यदि आपको कोई अंग्रेजी पुलिस, अंग्रेज फौजी आपको पकड़ ले, जेल में डाल दे, तो आप ना ही वकील कर सकते हैं, ना ही उसके लिए अपील कर सकते हैं, ना ही उच्च न्यायालय में या न्यायालय में दलील सुना सकते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ सजा काटना है। तो इस काले कानून के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो है सो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं सो क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो चलिए इसका पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं रॉयलेट एक्ट का। तो रॉयलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास में रॉयलेट एक्ट कब लागू किया गया था। तो 19 मार्च 1919। याद रखेंगे दोस्तों, ये हिट क्वेश्चन है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि रॉयलेट एक्ट कब लागू हुआ था। तो रॉयलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लगा था। 19 मार्च 1919 को लगा था। 19 मार्च 1919 को लगा था। याद रखेंगे, 19 मार्च 1919 को लगा था। किनके शासनकाल में लगा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लगा था। उस समय अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनको आपका जो है सो किसान खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह में जो किसानों युक्त हस्ताक्षर को यही लॉर्ड चेम्सफोर्ड को सौंपा गया था। उसी पीरियड में भारतीय लोगों के खिलाफ एक कानून बनाया गया जिसका नाम दिया गया रॉयलेट एक्ट। इसको भारतीय इतिहास का काला कानून कहा जाता है और यह लागू हुआ आपका 19 मार्च 1919 को। किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि 1919 में यह कानून अंग्रेजी सरकार ने भारत में लागू किया था। इसका पहला टॉपिक है, कब लागू किया गया था? तो 1919 में। नेक्स्ट है, इसे काला कानून कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? काला कानून। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस कानून का मुख्य प्रावधान ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना अपील, ना वकील, ना दलील। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये इसका मुख्य प्रावधान था। नेक्स्ट है आपका, इस काले कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अंग्रेजी पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी तथा उस व्यक्ति को ना वकील रखने का अधिकार था, ना दलील देने का अधिकार था और ना ही न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। सोच लीजिए, ना वकील, ना अपील, ना दलील। ऐसा कानून भारतीयों के लिए लागू किया था अंग्रेज सरकार ने। तो इस काले कानून के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 याद रखेंगे, हिट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919। इस काले कानून के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया था। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय अपमान दिवस
कब मनाया गया था, हिट क्वेश्चन है। तो ये 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा मनाया गया था। याद रखेंगे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस काले कानून के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और इसी रॉयल एक्ट के विरोध में, इसी काले कानून के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, वो भी जलियांवाला बाग में। और यही रॉयल एक्ट के विरोध के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं। ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आएगी और सफलता भी मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट है, इसका पहला पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था और किनके शासनकाल में हुआ था। तो वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे, वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका पहला पॉइंट है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाबियों का प्रसिद्ध पर्व बैसाखी, पंजाबियों का प्रसिद्ध पर्व बैसाखी, हम लोग भी अपने अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, तो उस टाइप में पंजाबियों का एक प्रसिद्ध पर्व है बैसाखी। और उस बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉयल एक्ट के खिलाफ एवं अमृतसर के 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल आर्य और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है ना, सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही थी। 2 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था रॉयल एक्ट के तहत, और उसी के विरोध में सभी वहां के प्रमुख नेता, प्रमुख जनता, सभी लोग वहां जो है सो भाग लिए थे। उस जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किए थे। और क्योंकि उसमें डॉक्टर सत्यपाल आर्य एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी के चलते वहां जो है सो जनसभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में। तो इस सभा की जानकारी पंजाब पुलिस को हंसराज नामक व्यक्ति, ये देखिए इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस हंसराज को हमेशा गाली दिया जाता है। याद रखेंगे, यही वो दोगला व्यक्ति था जिनके चलते हमारा भारतीय यही वो दोगला व्यक्ति हंसराज था, इसी के चलते हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी ने पंजाब पुलिस को इस सभा की जानकारी दे दी, और अंग्रेज सरकार तो क्रूरता थी ही, उन्होंने आकर के निहत्थी लोगों पे गोली का बौछार कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। यही वजह है कि इस हंसराज को हमारे भारतीय इतिहास में गाली दिया जाता है। इस हंसराज को हमेशा गाली दिया जाता है हमारे इतिहास में। नेक्स्ट है आपका, उस समय पंजाब पुलिस के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, उस समय जो है सो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो माइकल ओ डायर थे, तथा अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल आर डायर था। क्वेश्चन पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, तथा अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल कौन थे, तो आर डायर थे। तो जनरल आर डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा, तथा इस बाग को चारों ओर से घेर कर माइकल ओ डायर से आज्ञा प्राप्त की एवं निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोली से फायरिंग करवा दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ और सिर्फ एक दोगला आदमी के चलते, वो है आपका
उस हंसराज के चलते निहत्थी लोग, बेकसूर लोग जिनका कोई दोष नहीं था, उन लोगों पे गोली चलवा दी गई। खूनों की बाढ़ आ गई। मतलब लोगों का दिल उस दुख को देख करके पसीज गया। बहुत सारी समस्याएं आई। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने 8 सदस्य युक्त एक हंटर आयोग का गठन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हंटर आयोग का गठन अंग्रेज सरकार ने क्यों की थी? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन लोग दोषी हैं, क्या नहीं है, क्या है। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने एक हंटर आयोग का गठन किया। हंटर आयोग, 8 सदस्य युक्त हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे। 3 भारतीय सदस्य थे। उनका नाम पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच में हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो हंटर आयोग में 3 भारतीय थे। उनका नाम क्या क्या था? तो उनका नाम पहला था आपका जगत नारायण, दूसरा नाम था सुल्तान अहमद, तीसरा नाम था चिम्मन भाई सितलवा। याद रखेंगे, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चिम्मन भाई सितलवा। ये 3 व्यक्ति जो थे सो हमारे भारत के थे हंटर आयोग में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के आयोग में। तो ये तीनों व्यक्ति थे। इनका नाम याद रखेंगे, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चिम्मन भाई सितलवा याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जनरल ओ डायर और आर डायर को निर्दोष घोषित कर दिया, जिससे क्रोधित होकर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, परंतु इसकी रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, हंटर आयोग जो था उन्होंने अपने रिपोर्ट में आर डायर और ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। अब निर्दोष घोषित कर दिया तो इसके चलते मदन मोहन मालवीय जी को गुस्सा आया और मदन मोहन मालवीय साहब ने एक आयोग का गठन किया, परंतु उस आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार मानने से साफ इनकार कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, और साफ इनकार करने की वजह से स्वीकार नहीं किया उसको। और जब स्वीकार नहीं किया तो उसके चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनको गुरुदेव की उपाधि मिली थी। वो गुरुदेव, आज भी पूछा जाएगा कि गुरुदेव किन्हें कहा जाता है, हर एक कॉम्पिटिटिव में पूछता है। तो गुरुदेव किन्हें कहा गया था, गुरुदेव की उपाधि किन्हें मिली थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि को वापस लौटा दिया अंग्रेजों को। बोला, मुझे आपकी कोई उपाधि नहीं चाहिए, आप लोग बेईमान हो, हैमान हो, आपके चलते इतने हमारे निर्दोष भारतीय मारे गए और मैं आपकी उपलब्धि को रखूं, चलिए मैं आपके दिए गए उपाधि को त्याग करता हूं, आपके दिए गए उपाधि का त्याग करता हूं, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के द्वारा दी गई उपाधि। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, गुरुदेव भी कहते हैं, उन्होंने अपना नाइटहुड को वापस लौटा दिया अंग्रेजों को। नेक्स्ट है आपका वायसराय की कार्यकारिणी से एक भारतीय जी शंकरन ने इस्तीफा दे दिया, और उसी पीरियड में जी शंकरन नामक एक व्यक्ति थे जो अंग्रेज के दफ्तर में काम करते थे, अंग्रेज वायसराय की कार्यकारिणी में काम करते थे, कार्यकारिणी पद पर थे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोला, ये बेईमान लोगों के बीच हमको नहीं रहना है। और वहीं देखिए, ये दोगला हंसराज अंग्रेज को बोलता है, हर गांव में, हर कस्बा में एक ना एक तो चुगली करने वाला होता ही है, दोगला तो होता ही है, मतलब किधर का होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो यही है वो हंसराज था। इस हंसराज ने इतने लोगों पे गोलियों का बौछार करवा दिया था। सोचिए, यही हंसराज। नेक्स्ट है, आप लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन। उसी पीरियड में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, जो आपका 1919 में शुरू हुआ और 1920 में खत्म हुआ। अब ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुसलमानों का सर्वोच्च धर्मगुरु खलीफा कहा जाता था, धर्मगुरु को खलीफा कहा जाता था। मुसलमानों का सर्वोच्च जो धर्मगुरु होते हैं उनको खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा कहा जाता था, तो यहां पूछा जाएगा कि सर्वोच्च धर्मगुरु को, इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु को क्या कहा जाता है, तो खलीफा कहा जाता है, खलीफा। और इन खलीफा का निवास स्थल, मुख्य निवास स्थल तुर्की में था। खलीफा कहाँ रहते थे, तुर्की में रहते थे। और तुर्की में रहने की वजह से तुर्की में रहते थे, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो वहीं के थे आपका ये खलीफा, और इसी के चलते यह आंदोलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा कर दी कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। और अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार तो किया था, अब धर्मों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इस्लाम धर्म में अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो वहां के मुस्लिम लोगों ने, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस घोषणा के बाद विश्व के सभी मुसलमान आक्रोशित हो गए। जितने भी मुसलमान थे सभी लोग आक्रोशित हो गए, सभी लोग गुस्सा से भड़क उठे कि आप मेरा खलीफा पद को कैसे समाप्त कर सकते हैं, आपको मेरा खलीफा पद समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। और उसी के चलते ये आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन यही खलीफा पद को हटाने के चलते हुआ था। तो भारत में मुसलमानों ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन भारतीय मुसलमानों ने किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष गांधी जी चुने गए। और जिनका अध्यक्ष, सोचिए, इस्लाम धर्म का लड़ाई था और उसका अध्यक्ष चुने जाते हैं महात्मा गांधी। कितने लोकप्रिय थे महात्मा गांधी, हर धर्म हर समाज के लोगों के लिए लोकप्रिय थे। यही वजह था कि वह विश्व गुरु बने, यही वजह था कि उनको राष्ट्रपिता कहा गया, यही वजह था कि आज वो सभी के दिलों पे राज करते हैं, यही वजह है कि उन्हें राष्ट्रपिता का उपाधि मिला। तो देखिए, वह इस्लाम धर्म का एक पहला अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसका वो अध्यक्ष रह चुके थे, अध्यक्ष चुने गए। तो गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि आने वाला 100 वर्षों में भी हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच शानदार एकता स्थापित करने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब हिंदू मुस्लिम को एक करने का ये महात्मा गांधी जी का पहला अवसर था, जो आने वाले 100 वर्षों तक नहीं आने वाला था। कोई चांस नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एक होता। और अगर यदि हिंदू मुस्लिम एक नहीं होते हमारे भारतीय इतिहास में, और हमारे भारत को तब स्वतंत्रता नहीं मिलती। कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें हर एक समुदाय के लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। यदि हर एक समुदाय के लोग होंगे, हर लोग होंगे, तो वो आंदोलन सफल होता है और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। तो इन्होंने जो है सो अवसर नहीं मिलेगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने 2 समाचार पत्र, अबुल कलाम आजाद जी ने अपना 2 समाचार पत्र में आपका पहला समाचार पत्र का नाम था अल हिलाल एवं अल विलाग। याद रखेंगे, इनका अबुल कलाम आजाद जी का 2 समाचार पत्र था, अल हिलाल एवं अल विलाग के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने अपना इस समाचार पत्र के माध्यम से ये इस आंदोलन का, यानी कि आपका खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के बाद, है ना, इन्होंने ऐसा प्रसार प्रसार किया और
उसी पीरियड में एक प्रसिद्ध हिंदू नेता स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद से मुसलमानों का संबोधन किया था। जामा मस्जिद से मुसलमानों का संबोधन एक कट्टर हिंदू नेता जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने जो है जामा मस्जिद में जाकर के मुसलमानों का संबोधन किया कि नहीं, ये खिलाफत आंदोलन होना ही चाहिए। काहे कोई किसी का पद, काहे कोई किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, किसी को ये अधिकार नहीं है। और इस अली बंधु साकेत अली एवं मोहम्मद अली, उस समय दो अली बंधुओं ने साकेत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर खिलाफत आंदोलन का जमकर प्रचार किया और इन दोनों ने जमकर खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया और इसे सफल बनाया। तो आज तक की जानकारी यही समाप्त होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।